Hello students, we are now discussing KVPY SX 2021 paper. We are on question number 29, which is the ninth question of part 2 of physics. Let's see what this question says. तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक रूम के अंदर मान लो हम एक बार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सपोज हमने साउंड प्रोड्यूस करी जिसकी इंटेंसिटी I1 थी, तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये इंटेंसिटी फॉल होने लगती है, और जब ये इतनी फॉल हो जाए कि हम ये कह पाएँ कि लाउडनेस 60 डेसिबल से रिड्यूस हो गई है, तो ये जो पीरियड होता है जिसमें ऐसा हुआ है उस पीरियड को रेवर्बरेशन टाइम कहा गया है, रेवर्बरेशन टाइम। ठीक है, और हमको ये क्वेश्चन बता दिया है कि इंटेंसिटी के फॉल होने का जो रिलेशनशिप है वो ये है, मतलब कि आई नॉट जो था वो इनिशियल इंटेंसिटी है एंड विद पैसेज ऑफ टाइम ये गिरती जा रही है। C1 is a dimensionless constant with the value 1/4 and alpha is a positive constant which depends on speed of sound, volume of room, reverberation time and effective absorbing area। ठीक है, तो चलो देखो अब चीज़ें समझते हैं, अपन जरा सा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो इनिशियल इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी। ठीक है, तो आई नॉट के करस्पॉन्डिंग जो डेसिबल वैल्यू आएगी, मैं पहले वो लिख देता हूँ, तो वो आएगी 10 लॉग ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय द रेफरेंस इंटेंसिटी, जो कि ह्यूमन ईयर के लिए 10⁻12 होती है। लेकिन ये वैल्यू अगर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो डेसिबल वैल्यू है वो हम कह रहे हैं इनिशियल से 60 कम, 60 लेस, तो उसको हम लिखेंगे 10 इंटू लॉग ऑफ द न्यू इंटेंसिटी, लेट मी कॉल इट एज I1 अपॉन आई रेफरेंस। तो अब तुम क्या करो, बीटा वन की वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा 10 लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस माइनस 60 इज इक्वल्स टू 10 log ऑफ I1 अपॉन आई रेफरेंस। तो इवेंचुअली अब ये क्या बन जाएगा, इस लॉग की टर्म को इधर ले आते हैं, 10 कॉमन आ जाएगा, लॉग में डिफरेंस का मतलब होता है डिवीजन, तो ये बन गया, देखो ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से अल्टीमेटली आ जाएगा 10⁻6 इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन I1, और इन अदर वर्ड्स I1 विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो कुछ देर के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो I1 है, शुरू में आई नॉट थी, दोनों में रिलेशन आ गया। क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि इंटेंसिटी इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए फॉल होती है, यानी कि I1 को हम लिख सकते हैं आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस एल्फा इंटू C1, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई नॉट कैंसिल करके वी आर गेटिंग 10⁻⁻6 इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एल्फा इंटू C1, और C1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1/4 दे रखा है, और ये बता रखा है कि C1 एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो यहाँ से डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि अल्फा को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, बिकॉज इफ एनीथिंग इज एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ समथिंग, लाइक ये जो है ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है, अगर इट हैज टू बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो C1 अगर डायमेंशनलेस है तो अल्फा को भी डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वी नाउ नो दिस। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं दोनों तरफ अगर लॉग ले लूंगा तो -6 इंटू लॉग 10 ln ले रहा हूँ मैं, एक्चुअली नेचुरल लॉग ले रहा हूँ मैं, तो दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस अल्फा बाय 4। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 24, एक्चुअली लॉग की जगह मैं ln ही यूज़ कर लेता हूँ, तो ln 10। तो ये वैल्यू आ गई, देखो यहाँ तक आ रहा है क्या समझ में। और ln 10 की वैल्यू भी हमें पता है कि दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.3, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें चाहिए AE। अब ये AE और अल्फा में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो हमको ना शब्दों में, हमको वर्ड्स में बता दिया गया है कि अल्फा किन चार पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको बताया गया है कि अल्फा जो है ये फंक्शन है स्पीड ऑफ साउंड का, आई एम डिनोटिंग इट बाय C, वॉल्यूम का, रिवर्बरेशन टाइम का, उसको मैं टाउ से डिनोट कर देता हूँ, और फाइनली एक चीज़ और थी, वो था एब्जॉर्प्शन एरिया का, और यही हमें निकालना है। तो अल्फा इन चार क्वांटिटीज़ का हमको फंक्शन बता रखा है, और अल्फा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ये हमें पता है। अब देखो गाइस, यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास है चार क्वांटिटीज़, और ये चारों ही क्वांटिटीज़ मैकेनिक्स की क्वांटिटीज़ है, मतलब कि ये वो क्वांटिटीज़ है जो M, L और T से एक्सप्रेस हो जाती है। हमें टेम्परेचर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें करंट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो C जो है ये, इसका जो डायमेंशन है ये है L T-1। ठीक है, वॉल्यूम का जो डायमेंशन है ये है L3। ठीक है, रिवर्बरेशन टाइम का जो डायमेंशन होगा ये होगा T, और एरिया का, एब्जॉर्प्शन एरिया का जो डायमेंशन होगा वो होगा L²। तो इन चार क्वांटिटीज को मिला के एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बननी चाहिए।
ठीक है। तो देखो मुझे एक चीज जो मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि टाइम दो में इन्वॉल्व है, टाइम से केवल सी में आ रहा है और टाउ में आ रहा है, और अल्फा डायमेंशनलेस होना है, तो इन टाइम्स को एक दूसरे को कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो यानी कि ये जो सी टाउ है ये एक प्रोडक्ट की तरह अपीयर होना चाहिए। अल्फा की जो अल्फा का जो जो भी फंक्शन बनेगा, ठीक है, उसमें अल्फा ये सी टाउ ये एक प्रोडक्ट की तरह आना चाहिए, क्योंकि तभी टाइम एलिमिनेट हो पाएगा। और इस प्रोडक्ट का जो डायमेंशन आ रहा है वो एल के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर इस प्रोडक्ट का डायमेंशन एल के बराबर आ रहा है, तो v और ae को मिलकर इस l को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये नोटिस करो कि अगर मैं v बाई ae कर देता हूं तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो l का बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि भाई अल्फा को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे सी टी बाय बाय v अपॉन ए ई, ठीक है, रेस टू पावर एनीथिंग, या फिर हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे v अपॉन ए ई अपॉन सी टी रेस टू पावर समथिंग। मतलब ये देखो मतलब इस तरह का कुछ फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्म से वी आर नाउ राइटिंग अ डायमेंशनलेस नंबर एंड वी आर रेजिंग सम पावर टू इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको पहले तो ये डिसीजन लेना है कि ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, और ये डिसीजन लेने के बाद हमें डिसीजन लेना है कि एन को क्या लें। ठीक है, तो पहले हम फॉर्म को डिसाइड करते हैं। तो फॉर्म को डिसाइड करने में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, यू ऑल थिंक अबाउट दिस। व्हाट डू यू थिंक कि ये साउंड अगर एक ऐसे रूम में प्रोड्यूस हो जिसका एब्जॉर्बिंग एरिया काफी ज्यादा है, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द रेवर्बरेशन टाइम। ठीक है, वो मतलब तेजी से इंटेंसिटी फॉल होगी या स्लोली फॉल होगी। ठीक है, तो इस बारे में सोचो। आई थिंक यू ऑल विल एग्री हियर कि अगर अब्जॉर्प्शन एरिया बहुत ज्यादा है तो इंटेंसिटी तेजी से फॉल होगी। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू ज्यादा होने से इंटेंसिटी तेजी से फॉल होनी चाहिए। और अगर मैं इफ आई कम बैक टू दिस रिलेशनशिप, तो इंटेंसिटी तेजी से फॉल होने का मतलब अल्फा हमें ज्यादा चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मैं अल्फा के ऊपर डिपेंडेंस पूछता हूँ, आई कैन से कि अल्फा जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी का फॉल उतना क्विकर होगा। ठीक है, तो अल्फा ज्यादा होने पे इंटेंसिटी तेजी से फॉल होता है, ए ई ज्यादा होने पे इंटेंसिटी तेजी से फॉल होता है। तो कैन वी से कि अल्फा और ए ई में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, मतलब कि अल्फा का ए ई पे जो डिपेंडेंस है वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, विच मीन्स कि ये वाला फॉर्म मुझे सही लग रहा है, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए ई इंटू सी इंटू टाउ अपॉन वी रेस टू पावर समथिंग, इस फॉर्म में अल्फा होना चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब बात आती है कि भाई एन को क्या लें। एन कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एन को वन ले लेते हैं। उसका रीजन ये है कि जनरली ऐसा होता है कि जो इंटेंसिटी वाली जो टर्म्स होती हैं वो उसमें टी का लीनियर डिपेंडेंस आती है। तो अल्फा टाउ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं एन को वन कर दूंगा तो वो लीनियर डिपेंडेंस वाली बात आ जाएगी, एंड देयरफॉर आई एम चूजिंग एन एज वन। यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। पर अगर मैं इसके हिसाब से सॉल्व करता हूँ तो फिर अब देखते हैं हम कहाँ पर है अब। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली थी 24 इंटू 2.3। तो 24 इंटू 2.3 दिस शुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो ए ई हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी गाइस, तो ए ई जो है, ए ई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, एंड देन सी इज 340। ठीक है, एंड देन reverberation टाइम इज 1, एंड देन v इज, आई थिंक इट वाज गिवन टू बी 600, या v वाज गिवन टू बी 600। तो यहाँ से अगर हम ए ई निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 24 इंटू 2.3 इंटू 600 divided by 340 which is how much, if I calculate it, that is 24 into 2.3 into 600 divided by 340. So this comes out to be 97.4. Now the closest option would be 100 here, so option B should be the correct one. ठीक है, very interesting question guys. I hope you like the solution as well as the question. So I would like to tell you about the Iklavya. Will not take much of your time. If you don't know about it, just Google search about Vedanta Iklavya. You will know about it, and hopefully you will be surprised to know about it. All right, and if you think that you want to study from Iklavya teachers, then scan this QR code, because here you will find the details of the batch that are run by Iklavya team, and you can be a part of the batch. The only requirement for being a part of the batch is merit.
the fee that needs to be paid is negligible. High scholarships are provided in the batch. The fee is minuscule, it's tiny. All right, but if you don't deserve to be in these batches, you will not be a part of this batch, irrespective of whatever amount you are willing to pay. So, very, very sacred and very, very, you can say, pure batches. All right, so I hope you like this information. I'll see you in the solution of the next question. Take care, students.